हेलो गुड मॉर्निंग। तो पढ़ो भाई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक को कंटिन्यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ मैटर से। ठीक है। तो आपको पता होगा मैटर किसे कहते हैं। हम अर्लियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर हैज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो कि उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम हो और उसका एक पर्टिकुलर फिक्स मास हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द टर्म मैटर फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। Anything that has mass and occupies space is called matter। ठीक है। तो कुछ भी, इवन छोटा सा पार्टिकल भी, ठीक है, चौक का डस्ट को भी बोलेंगे वो कि मैटर है। क्यों? उसका एक वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है। वो डस्ट का भी पार्टिकल है। तो जैसे कि हमने केमिस्ट्री में जाना कि हम बहुत छोटे लेवल पे एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, तो वो इवन वो जो डस्ट का भी पार्टिकल है वो भी एक मैटर है। उसका भी एक फिक्स वॉल्यूम होगा, उसका भी एक फिक्स मास होगा। तो वो भी हमारा क्या होगा, एक मैटर। ये हमारा जो पेन है इसका भी क्या है, एक फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है। ये जो टर्म यूज करी गई है ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब क्या है कि इसका एक कुछ फिक्स डायमेंशन है ना। ये ऐसा नहीं है कि डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस कहने का मतलब उसका एक्सिस्टेंस खत्म हो जाएगा, है ना। इसका डायमेंशन कहने का मतलब कि इसका एक फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है। और इसका एक फिक्स मास है। ठीक है। अब आगे, एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जांपल बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बीइंग एक्सेट्रा आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। ठीक है। सारे जो लिविंग थिंग्स है, बुक है, पेन है, हमारे पास कुछ भी चीज है, उसके पास, सब सारे चीजों के पास एक फिक्स मास है, उनका एक फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है। You are also aware that matter can exist in three physical states: solid, liquid, and gas. The constituent particles of matter in this three state can be represented as shown in the figure 1.1। ठीक है, ये जो फिगर में दिखाया है, these particles are held very close to each other in orderly fashion and they are not freedom। अब देखो यहाँ पर ना, हमने क्या किया है, जो हमारे पास मैटर होते हैं, ठीक है, तो इन में हमने क्या बोला कि पार्टिकल्स हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स है, तो ये क्या है, पार्टिकल्स। ठीक है। जिनका फिक्स वॉल्यूम होता है और इनका क्या होता है, कुछ शेप होता है, कुछ मास होता है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने क्या किया, ठीक है, इन इसको डिवाइड किया अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है। इनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब जैसे बोला गया कि गैस के पार्टिकल्स हैं, तो गैस के पार्टिकल्स का तो आप बोलोगे कि लाइक उनका तो फिक्स वॉल्यूम तो रहा नहीं हमारा। ठीक है। वो तो हमें हमें तो दिख नहीं रहा है कि हाँ, जैसे कि ये हमें दिख रहा है कि हाँ इसका हमें फिक्स वॉल्यूम है, लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स कहाँ दिख रहे हैं उसका फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल्स है तो वो तो हमारा फ्लो कर रहा है, उसका हमको कहाँ फिक्स वॉल्यूम दिख रहा है। तो अब इस बात पे हमने और सोच की, और फिर पता चला कि हाँ, हम ये सारे चीजें क्या है, मैटर है। ये सारे चीज किससे मिलकर के बने हैं, एटम से मिलकर के बने हैं, और इनका अपना कुछ फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है। हर एक पार्टिकल्स जो उससे कंपोज्ड है, वो उनका फिक्स वॉल्यूम है, उनका कुछ मास है। तो ये जिनसे मिल करके बने हैं, तो उनके बेसिस पे हमने जज किया कि ये सारे चीजें मैटर के अंदर क्लासिफाई होगी, और इनको हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये सॉलिड है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में काफी काफी कम रहेगा, हम उसको बोलेंगे कि ये गैस है। और जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट रहेगा, तो हम उसको बोलेंगे कि ये लिक्विड है। ठीक है। तो ऑन दिस बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इसको तीन डिफरेंट स्टेट्स में क्लासिफाई करते हैं, जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। देखो, सॉलिड्स के अंदर क्या होगी, सॉलिड्स के अंदर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा। ठीक है। गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, वीक। लेकिन लिक्विड के अंदर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट। हम मॉडरेट लिख देते हैं। चलो, अब देखो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में और क्या बताई गई है हमारी बुक में। तो यू आर ऑल्सो अवेयर दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस।
ठीक है। इन सॉलिड्स दिस पार्टिकल आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, अब इस लाइन को समझो कि सॉलिड के अंदर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर काफी ज्यादा होगा तो उनके जो पार्टिकल्स है, एक एक करके जो पार्टिकल्स है, सोचो वो एकदम आपस में क्लोजली पैक होंगे एक दूसरे के साथ, और क्योंकि वहां पे बहुत क्लोजली पैक होंगे तो क्या होगा, उनका पोजीशंस आपस में एकदम फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया कि ये क्या है, एकदम ऑर्डरली, एक ऑर्डर वे में, ठीक है, एक दूसरे के साथ पैक्ड है। ठीक है, ऑर्डर्ड वे में एक दूसरे के साथ पैक्ड है। लेकिन लिक्विड में क्या है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है। तो एक पार्टिकल मान लो यहाँ होगा, दूसरा पार्टिकल यहाँ, तीसरा पार्टिकल यहाँ, तो ये क्या है, आपस में इनका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, ऑर्डर्ड नहीं है। ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ घूम रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो लूजली पैक होने के कारण इनका ऑर्डर्ड वे में अरेंजमेंट ना नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड। ठीक, और गैसेस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है, एक पार्टिकल पता चले यहाँ है तो एक पार्टिकल यहाँ है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा स्पेस, तो इनका तो अरेंजमेंट ऑर्डर्ड वे में हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि इनका इनका ऑर्डर्ड वे में अरेंजमेंट है, इसका इसका नहीं है, तो अब क्या होगा कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, तो इनका पार्टिकल अच्छे से अरेंज्ड है, तो ये क्या करेगा, मूव नहीं कर सकता इसका पार्टिकल्स। अब क्योंकि इसका पार्टिकल्स मूव नहीं करेगा तो इनके बीच क्या, अब सोचो इसका क्या चीज फिक्स हो गया, इसका पार्टिकल अब एक दूसरे से एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड, तो क्या इसका फिक्स हो गया, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम अब फिक्स हो गया। अब इसका पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट मॉडरेट है, तो इनका पार्टिकल्स का भी वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स। लेकिन इसके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम वीक, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह इसका शेप फिक्स हो जाएगा, इसका शेप फिक्स नहीं होगा, और इसका शेप फिक्स नहीं होगा। तो यही हम आगे चल के यहाँ पे पढ़ते हैं। चलो, दिस कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हाँ ये तो लाइन पढ़ लिया था। ऑर्डरली फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब कि उनके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अगर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है तो पार्टिकल्स मूव करेंगे, जो कि हमारा गैसेस में होता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है तो पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, जो कि हमारा सॉलिड के अंदर होता है। ठीक है, however in gases the particles are far apart as compared to those of present in solid and liquid states and their movement is easy and fast। समझ में आ गया? ठीक है, जैसा मैंने समझाया वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। Because of such arrangement of particle, different state of matter exhibit the following character। अब सारे स्टेट ऑफ मैटर के अंदर क्या डिफरेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण क्या होगा कि इनका अलग अलग कुछ प्रॉपर्टी होगा। जैसे सॉलिड के अंदर मैंने क्या बोला, जो पार्टिकल्स होंगे आर रिजिडली पैक्ड, ठीक है, और कांट मूव, मूव नहीं कर सकते। लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल जो होंगे आर मॉडरेटली पैक्ड, और मॉडरेट पैक होने से क्या होगा, ये मूवमेंट इसका रहेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं कैन बी मूव, मूवमेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल्स जो होंगे वेरी लूजली पैक होंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका मूव जो बहुत आसानी से, वेरी फास्ट ये मूव कर सकते हैं, इजिली मूव कर सकते हैं ना। अब बेस्ड अपॉन दिस, इसका हम क्या क्या यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका फिक्स शेप हो जाएगा। ठीक है, इसका फिक्स वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड्स हैव डिफिनाइट वॉल्यूम एंड डिफिनाइट शेप। ठीक है, लिक्विड हैव डिफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनाइट शेप। ठीक है, यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसका फिक्स वॉल्यूम हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा, शेप फिक्स नहीं है, शेप इज नॉट फिक्स, इसका फिक्स शेप नहीं है। ठीक है, उसी तरह गैस के बारे में हम क्या देखेंगे कि गैस का यहाँ पर फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है। ठीक है, और फिक्स शेप भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पर क्या बोला गया, दीज थ्री स्टेट, अब ये बात काफी इंटरेस्टिंग है कि दीज थ्री स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों स्टेट को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सुनेंगे, हम क्या कर सकते हैं कि ये तीनों स्टेट को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सोचो थोड़ा सा। इनके बीच क्या लग रहा है, पार्टिकल्स के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, ये जो हमारे पार्टिकल्स है इनके बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर हम क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर दे ताकि इनका पार्टिकल्स दूर दूर हो जाए, तो क्या इनका स्टेट चेंज हो जाएगा। पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स हर एक स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक बताता है। जैसे सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, लिक्विड है तो मॉडरेट, गैस है तो वीक। तो अगर हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैनिपुलेट करके कम ज्यादा कर दे तो क्या
इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट चेंज हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, तो अब सोचो हम इस एक्सटर्नल फोर्स को कहाँ से लेके आएंगे? इस एक्सटर्नल फोर्स को हम लेकर के आएंगे इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दे, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दे तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा सा सोचना। जैसे एक एग्जांपल हो कि आप पानी चढ़ाते हो किसी बर्तन में गैस के ऊपर, तो और उसके बाद गैस ऑन करते हो, तो क्या होता है, अब पानी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। पानी का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, आप देखोगे कि मॉलिक्यूलर मोशन काफी ज्यादा तेज हो गया है, पानी उबल रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम अगर टेम्परेचर दे रहे हैं किसी भी चीज को एक्सटर्नली, अगर टेम्परेचर हम सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूलर मोशन फास्ट हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर मोशन फास्ट हो जाएंगे। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मोशन बहुत ज्यादा फास्ट हो गए, तो अब इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मोशन भी है लेकिन बहुत कम है, बहुत कम मॉलिक्यूलर मोशन है, लेकिन यहाँ पे लगने वाला फोर्स वो मॉलिक्यूलर मोशन को डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन फोर्स जो है यहाँ पे लगने वाला डोमिनेट कर रहा है। ठीक, अब हम टेम्परेचर दिए, अब हम बहुत सारा टेम्परेचर दे दिए, अब मॉलिक्यूलर मोशन एकदम फास्ट हो गया, एकदम फास्ट हो गया। अब यहाँ पे जो इनके बीच लगने वाला फोर्स मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मोशन से भी फास्ट हो, सॉरी, इनके बीच लगने वाला फोर्स अब डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, मॉलिक्यूलर मोशन बहुत फास्ट हो गया, बहुत। तो ऐसा में क्या होगा, इनके बीच जो बॉन्ड है ना वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगी और मॉलिक्यूल हमारा दूर चला जाएगा। ठीक, तो ऐसा होने से क्या होगा कि इनकी स्टेट चेंज हो रही है। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, हीट करने से इनका क्या हुआ, सॉलिड से ये लिक्विड में फिर कन्वर्ट हो गया, और जब हम और ज्यादा हीट करेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर मोशन और ज्यादा बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फील आ रही है? ठीक है, अब क्या, अब देखो, अब इनका मॉलिक्यूलर मोशन बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मोशन है, राइट। देखो जैसे कि पार्टिकल्स है, इनका मॉलिक्यूलर मोशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मोशन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे। अब ठंडा करने से क्या होगा, इसका अंदर का टेम्परेचर कम होगा, अब टेम्परेचर कम होगा तो धीरे धीरे मूव करेंगे। अब क्योंकि ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो अब इनका अपना मॉलिक्यूलर मोशन कम हो गया, अब यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स धीरे धीरे डोमिनेट करेगी, अब ये धीरे धीरे पास आने लगेंगे। देखो, अब धीरे धीरे पास आने लगे तो अब ये गैस से लिक्विड बन गया, और हम ठंडा करेंगे इसका मॉलिक्यूलर मोशन और कम होगा, देखो और कम होगा तो धीरे धीरे और पास आने लगेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, धीरे धीरे सॉलिड बन जाएगा। क्लियर हुआ? फील आ गई होगी? चल, तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि देखो, सॉलिड होते हैं, इसको हम हीट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड जो है इसको हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, गैस। ठीक है, अब गैस को अगर हम कूल करते हैं तो ये बन जाता है लिक्विड, और लिक्विड को और कूल करते हैं ये बन जाता है सॉलिड। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अपने बचपन से प्रैक्टिस करते आए होंगे कि आप पानी लेते होंगे किसी चीज में भर के, उसको फ्रीजर में रख देते होंगे, तो फ्रीजर में क्या होती है, एकदम ठंडी, तो वहां पे क्या होता है, उसको और कूल करते हो, एकदम कूल करते हो तो मॉलिक्यूलर मोशन एकदम कम हो जाता है, तो पार्टिकल्स आपस में एकदम पास पास आ जाते हैं, वो हमारा जो पानी है जो लिक्विड फॉर्म में है वो आइस बन जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम आते हैं, अब कुछ टर्म है यहाँ पर। ठीक है, जैसे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो ये बड़े हो गए कि जैसे आप सॉलिड को हीट करते हो, हीट करके इसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बोलो, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, मेल्ट करना, मेल्टिंग। लिक्विड से अगर आप गैस में जाते हो या फिर वेपर्स में जाते हो, वेपर्स में जाते हो तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। क्लियर? अब उसी तरह जब आप गैस से जाते हो लिक्विड में, गैस से इसको लिक्विड में जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठंडा करना। और आप ठंडा करते हो तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, ये सारा टर्म्स है, इसको याद रखना। अच्छा, एक टर्म और बताओ, एक टर्म मुझे सोच करके बताना आप लोग कि अगर आप सॉलिड से सीधा गैस में जाते हो, ठीक है, सॉलिड से सीधा गैस में जाते हो तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कमेंट करके बताना। ठीक, तो इसको हम लास्ट में बताएंगे, तब तक आप लोग सोच लेना क्या बोलते हैं, नहीं बोलते। ठीक है, इसको हम एक वीडियो के लास्ट में बताएंगे। चलो, तो ऑन हीटिंग, अब आगे हम पढ़ेंगे, ऑन हीटिंग अ सॉलिड usually changes to liquid and the liquid on further heating changes to gas state. In the reverse process, a gas on cooling liquefies to liquid and the liquid on further cooling freezes to solid. ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए,
At the macroscopic or bulk level, matter can be classified as a mixture of pure substances. These can be further subdivided as shown. अब देखो, अब मैटर का यहाँ पर सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखो दो वर्ड है यहाँ पर। ठीक है, देखो एक वर्ड है यहाँ पे माइक्रो और यहाँ पे एक वर्ड है मैक्रो। ठीक है, तो देखो माइक्रो मतलब क्या हो गया, हम एकदम छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, मतलब एटम्स मॉलिक्यूल इस लेवल पे हम अपना स्टडी कर रहे हैं, तो हो गया माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। लेकिन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब वो सारे छोटे छोटे एटम्स मॉलिक्यूल या फिर सिर्फ एटम्स हो गए या सिर्फ मॉलिक्यूल या फिर सिर्फ आयन, सबका एक बल्क, हम उसके एक बल्क के ऊपर अरेंज करें, मतलब उसके आपके वो ग्रुप है वो पूरा। ठीक है, तो वो हो गया थोड़ा, हमने एक बड़े स्केल के ऊपर उनका स्टडी किया। ठीक है, तो असल में एकदम छोटे स्केल, एकदम हर एक एटम के ऊपर स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, चीज़ें उसको रिलेट करना थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उनके ग्रुप के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक पर्टिकुलर स्पीसीज है ना, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, तो उसके ग्रुप के ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसके बीच कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, उनका केमिकली वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म होगा वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। ठीक है, और उनके ऊपर क्या क्या एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, उसके इंटरनल फोर्सेस कैसे कैसे है, तो ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसको ये किस टाइप का पार्टिकल्स, इसको बेसिकली हम क्लासीफाई कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो है हमारे दो टाइप के अंदर क्लासिफाई किए गए हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, तो द एट मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल। ठीक है, मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बेसिस पे हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दी। ठीक है, मिक्सचर क्या होते हैं, नॉर्मल सा बात है, अलग अलग टाइप ऑफ एलिमेंट को हमने मिला दिया तो बन गया क्या, मिक्सचर बन गया। ठीक है, जैसे आपने वाटर लिया, उसके अंदर क्या शुगर डाल दिया, उसके बाद सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, और भी कुछ कुछ डाल दिया, तो वो क्या बन गया, एक हमारा मिक्सचर बन गया। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ, आपने वाटर लिया है तो वहाँ पे सिर्फ वाटर है, उसके अलावा कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाटर है। मतलब हमारे पास जो सैंपल है उसमें सिर्फ एक काइंड ऑफ, ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर सब्सटेंस। अगर हमारे पास जो सैंपल है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस अगर हमारा प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा मिक्सचर है, वो हमारा मिक्सचर है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मिक्सचर को हमने दो फॉर्म में डिवाइड किया है, मिक्सचर को हमने दो फॉर्म में डिवाइड किया है। ये है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, ये है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, और ये है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, प्योर्स को, प्योर एलिमेंट को, प्योर सब्सटेंस को हमने दो फॉर्म में डिवाइड किया है। क्या है, तो एलिमेंट्स है या फिर ये क्या है, कंपाउंड्स है। ठीक है, एलिमेंट्स है या फिर क्या है, ये कंपाउंड है। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा, अब आगे हम एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, फिर आगे सारी टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो मेनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर, हमारे अराउंड जितने भी सब्सटेंस है वो क्या है, किस फॉर्म में है, वो मिक्सचर के फॉर्म में है। जैसे अब देखो, जैसे आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या यूज करते हो, कुछ प्लास्टिक्स की बॉटल्स। ठीक है, या फिर आप स्टील के बर्तन। ठीक है, या फिर सोप हो गया वगैरह, टूथपेस्ट हो गया, ये मतलब ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हम डे टू डे लाइफ में अपने यूज करते हैं। तो ये सारा चीज कैसे मिल करके बना है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को लेके बनाया गया होगा। इवन तो आप जो खाना खा रहे हो ना, खाना खा रहे हो तो वो भी क्या एक मिक्सचर है। जैसे आपने दाल बनाया तो दाल के अंदर आपने अलग अलग चीजें डाली होगी, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाले होंगे, तब जाकर के वो पर्टिकुलरली हमारा एक प्रोडक्ट तैयार हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा मिक्सचर हुआ। ठीक है, तो मेनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर। फॉर एग्जांपल सुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, एयर इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, पढ़े होंगे, टी एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर। चाय भी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, पानी लेते हैं, उसके अंदर चाय पत्ती डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बनता है मिक्सचर ऑफ वेरियस चीजें, उससे बनता है हमारा पर्टिकुलरली एक चाय तैयार होता है। तो चाय भी क्या एक मिक्सचर है, कुछ भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारा मिक्सचर है। और ऑल मिक्सचर, अब मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, which are called its component. A mixture may be homogeneous or heterogeneous.
ठीक है, दो तरीके का मिक्सचर होता है हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो बेसिकली मिक्सचर मिक्सचर हम कैसे बोलेंगे, जब मिनिमम हमारे पास दो चीज होना चाहिए, जो हम मेरा मिक्स हो रहा हो, इंटर मिक्स कर रहा हूँ। एक ही चीज अपने आप में मिक्सचर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। कम से कम दो चीज होगा जो कि हमारा इंटर मिक्स करेगा, तो क्या होगा, वो मिक्सचर होगा। अब बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, टाइप ऑफ उसका मिक्सिंग, यहाँ पर हमने मिक्सचर को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो उसको हमने बोला होमोजीनियस मिक्सचर और एक बोला हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब देखो, इन होमोजेनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली, ठीक है, अब इस पॉइंट को एकदम अंडरलाइन कर लेना कि इन होमोजेनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, हमारा जो इंटरमिक्सिंग हो रहा है पार्टिकल्स के बीच, वो एकदम कंप्लीट इंटरमिक्सिंग कर जा रहा है। मतलब कुछ इस प्रकार से इंटरमिक्स करेगा कि हमको वहां पे जो सॉल्यूशन जो दिख रहा है, वो टॉप टू बॉटम हमको सिर्फ लगेगा कि एक ही चीज है उसके अंदर, उसके अंदर यूनिफॉर्मिलिटी दिखेगी हमको, पूरा वो यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन वही हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, उसके अंदर कुछ मिक्सिंग ऐसे होती है कि हम वहां पर लेयर फॉर्मेशन देख सकते हैं। हम वहां पे देख सकते हैं कि वहां पे किस टाइप के कितने टाइप के पार्टिकल्स हैं। जैसे कि वाटर के अंदर हमने शुगर डाल दिया या फिर वाटर के अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया, तो वहां पे कुछ इंटरमिक्सिंग ऐसी होती है कि हमें वो जो सॉल्यूशन दिखता है वो लगता है कि ये एक ही चीज है। ठीक है, इसके अंदर कुछ मिक्स नहीं किया गया, पूरा वो यूनिफॉर्म दिखता है। ठीक है, वहां पे हमें वैसा चीज वैसा पता नहीं चलता कि इसके अंदर कुछ मिक्स किया गया हो, तो वो हमारा बनता है यूनिफॉर्म मिक्स, वो हमारा बनता है होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमो होमो का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, पूरा वो सॉल्यूशन टॉप से नीचे बॉटम तक एक जैसा रहेगा, उसकी कंसिस्टेंसी एक जैसी रहेगी, तो उसको बोलेंगे हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जैसे कि वाटर के साथ हम ऑयल डाल दिए, तो उसकी मिक्सिंग कैसे रहेगी, वो एक के ऊपर एक ऐसा लेयर बना देगा। ठीक है, एक के ऊपर एक वो लेयर बना देगा। तो ऐसा ऐसा होने से क्या समझ में आया कि वहां पे जो मिक्सचर हमारा बना, तो उसकी वो टॉप टू बॉटम उसकी कंसिस्टेंसी डिफरेंट हो गई, वहां पे हमें लेयर्स दिखने लगे। ठीक है, वो टॉप से लेकर बॉटम तक वो एक जैसा वो नहीं दिख रहा है, हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ मिक्स कर दिया गया है, वहां पे हमको लेयर्स का डिवीजन दिख रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एकदम क्लियर है। देखो, अब देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। In homogeneous mixture, the compounds completely mixed with each other and its composition is uniform throughout. ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, composition is uniform throughout the solution, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, वहीं पर हमारा हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है, इसमें क्या होता है, इसका कंपोजिशन डज नॉट रिमेन सेम, कंपोजिशन डज नॉट रिमेन्स सेम। ठीक है, अब इस बात को, इस टर्मिनोलॉजी को हम थोड़ा सा डीप में जाके समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा होमोजेनियस मिक्सचर का कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये टर्म का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सा डीप में थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, और ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, अब देखो हमने जैसे कि ये वाटर लिया है, यहाँ पर भी वाटर लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सॉल्ट, मैंने सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, तो सॉल्ट क्या होगा, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे। सॉल्ट के पार्टिकल हर जगह यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, हर जगह वो कंप्लीटली डिजोल्व हो गए। लेकिन जैसे हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर एक लेयर बना देगा, इस तरीके से यहाँ पे लेयर बना देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो बोला गया कि कॉम्पोजिशन रिमेन्स थ्रू आउट द सेम। अब जैसे मान लो कि हमने इस जगह पे एनालिसिस किया, ठीक है, तो इस जगह पे एनालिसिस किया तो हमें क्या मिला कि ये जो हमारा एरिया है, यहाँ पर हमारे हमारे पास क्या है, इस जगह का एनालिसिस किया तो हमें इसका वॉल्यूम हमने कंसीडर किया। ठीक है, और इसके वॉल्यूम के अंदर हमें क्या पता चला, इसके अंदर NaCl का पार्टिकल है। ठीक है, NaCl का पार्टिकल डिजोल्व है, साथ में क्या है, वाटर है। बोला ओके। अब हमने इस जगह का एनालिसिस किया, अब यहाँ पर भी हमें क्या पता चला कि NaCl है। ठीक है, यहाँ पर एनालिसिस किया, यहाँ पर भी क्या पता चला, NaCl है। मतलब हम जहां पर भी देख रहे हैं वहां पर हमको क्या पता चल रहा है कि उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में हमारे पास सॉल्ट है और वाटर है, सॉल्ट है वाटर है, सॉल्ट है वाटर है। तो जहां हम एनालिसिस से क्या बोलेंगे, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि इसका जो कॉम्पोजिशन है, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो रिमेन्स सेम, वो रिमेन्स सेम। लेकिन अब हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एनालिसिस करो। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, एनालिसिस किया, सिर्फ वाटर है। यहाँ पर एनालिसिस किया, वाटर है। यहाँ पर एनालिसिस किया,
ऑयल है, ठीक है, वाटर नहीं है। यहाँ पर एनालिसिस किया, अगेन ऑयल है, वाटर नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि इसका जो कॉम्पोजिशन होगा, इसका कॉम्पोजिशन डज नॉट रिमेन सेम। ये क्या होगा, इसका कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहेगा। कॉम्पोजिशन का याद करो, हमने कॉम्पोजिशन को पहले क्लास में डिटरमाइन किया था। हमने बोला था कि अगर हमारे पास मान लो कि कुछ एक गिवन सैंपल ऑफ कुछ सब्सटेंस है ना, और उसमें हमने ऐसा बताया था कि कंसिडर करो इसमें 56% आयरन है ना, 32% यहाँ पे इम्प्योरिटी है, ठीक है, 1% यहाँ पर जिंक है। तो इसका हम कॉम्पोजिशन क्या लिख सकते हैं कि गिवन सैंपल में हमारे पास 56 परसेंटेज 56 ग्राम्स, मान लो 100 ग्राम का ये सैंपल होगा तो उसके अंदर 56 ग्राम आयरन होंगे, 32 ग्राम इम्प्योरिटी, 1 ग्राम जिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि गिवन सैंपल के अंदर, उसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं उसका कॉम्पोजिशन, उसको हम लोग कॉम्पोजिशन बोलते हैं। तो उसी तरीका से हमने इसके अलग अलग पोर्शन पे एनालिसिस किया तो हमें पता चला NaCl है, वाटर है, NaCl है, वाटर है, NaCl है, वाटर है। तो हमने बोला कि हाँ, इसका सॉल्यूशन के अंदर थ्रू आउट क्या होगा, हर जगह हम देख रहे हैं NaCl है, वाटर है, NaCl है, वाटर है, मतलब इसका थ्रू आउट क्या है, कंपोजिशन सेम है, हर जगह हमको NaCl मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि कहीं कहीं पर हमारा वाटर है, कहीं कहीं पे हमारा ऑयल है, वाटर है, कहीं ऑयल है, मतलब दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो उसका अमाउंट वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो होगा कंपोजिशन क्या होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहेगी, ठीक है, एक जैसा हर हर तरफ एक जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। अगर देखो, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो सिर्फ हमें वाटर मिलेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें सिर्फ ऑयल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें NaCl वाटर मिलेगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे NaCl वाटर मिलेगा, मतलब यहाँ पर हर तरफ इसकी होमोजीनियस सॉल्यूशन अपना नेचर हर तरफ मेंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर अपना नेचर हर जगह मेंटेन करके नहीं रखा हुआ है। तो इस तरीका से यहाँ पे मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस वे में क्लासिफाई हो पाया, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो वो वीडियो हमारा परसों आएगा। तो तब तक आप ये सारी चीजों को रिवाइज करिए। नोट्स मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल दूंगा, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। वहां पे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, पढ़ो भाई करके, ठीक है, पढ़ो भाई करके हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपको इसके सारे क्लास नोट्स जो मैंने अभी लिखे हैं पेन से, वो सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और इंस्टाग्राम अकाउंट पे ही मैं क्या करूंगा, बेसिकली आपको क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो वहां पे जो ये जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे, मैं कोशिश करूंगा उसको इंस्टाग्राम पे ही सॉल्व करने का, ठीक है। तो वहां पे आपको बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे, ठीक है। तो वो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी